सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी विद सॉल्यूशंस। और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स। मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपको किस पेपर का राइटिंग स्किल्स चाहिए, तो आप सबने इंग्लिश को ज्यादा वोट दिया है। लगभग 90% वोट इंग्लिश को है। सो मैं आज इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स ला रही हूँ। फ्रॉम टुमारो हम अलग अलग पेपर्स का अलग अलग सब्जेक्ट का राइटिंग स्किल्स लाएंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना है, सबको इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। और चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो आपको ऐसा आता है। सेक्शन 5 आता है आपका, राइटिंग स्किल का सेक्शन आता है। सबसे पहले आपका आता है 5A, लेटर राइटिंग। ओके, लेटर राइटिंग में एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, दिस इज योर फॉर्मल एंड दिस इज योर इनफॉर्मल। दोनों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिमिलर होती है, बस लिखना अलग अलग लोगों को होता है। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू आर दीपेश दिशा। अगर लड़का हो तो दीपेश नाम लिखना, लड़की हो तो दिशा नाम लिखना। ओके, आप वो हो। रिसाइडिंग मतलब आप कहाँ रहते हो, क्या आपका एड्रेस है। रिसाइडिंग मतलब आपका एड्रेस। ओके, योर एड्रेस। ओके, रिसाइडिंग एट जेएम रोड, शिवाजी नगर, पुणे। अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द गिवन एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये वाली पूरी जो यहाँ से है ब्लड कैंप डोनेशन वाला, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है, एडवर्टाइजमेंट दी है, उसमें से कोई भी एक लेटर आपको लिखना है, एक तो फॉर्मल एक तो इनफॉर्मल। ओके, सो आपको क्या क्या दिया है। डोनेट ब्लड सेव लाइव्स, मतलब उसका स्लोगन क्या है, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। ओके, फिर उसके पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं हमें। ब्लड मीन्स लाइफ, ब्लड ही लाइफ होती है। और नोबल वर्क, ब्लड डोनेट करना एक नोबल वर्क होता है। ओके, थर्ड पॉइंट हमें दिया है हायर रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ पॉइंट हमें दिया है कैन ब्रिंग स्माइल ऑन मेनी फेसेस। ओके, सो वेन्यू भी दिया है हमें कि कहाँ पे होने वाला है ये प्रोग्राम। एफसी रोड पुणे में होने वाला है। डेट भी दे दी है हमें 5 मार्च। जो जो डेट दी है, जो जो टाइम दिया है वही लिखना है। अगर टाइम और डेट आपको नहीं दिया होगा तो नहीं लिखना है। ओके, इज इट क्लियर। टाइम दिया है 10 AM to 6 PM, और कॉन्टैक्ट भी दिया है द सेक्रेटरी लायंस क्लब पुणे। ओके, अब एक है फॉर्मल लेटर और अदरवाइज है इनफॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर क्या है। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। मतलब आपका नाम ब्लड डोनेशन कैंप में लिखना है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, किसको, सेक्रेटरी को। ओके, और इनफॉर्मल लेटर क्या है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीषा अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जेनरसली, मतलब उससे भी डोनेट करने को कहना है हम। ओके, इनफॉर्मल लेटर में। तो सबसे पहली बात तो आप पहले ही चूज कर लो कि आपको फॉर्मल लेटर लिखना है या आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। जो भी लेटर आपको लिखना है उसी का फॉर्मेट लर्न करके जाना है, यानी कि पेपर में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, मेरे हिसाब से तो आपने फॉर्मल ही लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर में 2 से 3 पैराग्राफ में हम छोटे छोटे पैराग्राफ में लेटर खत्म कर सकते हैं। इनफॉर्मल में हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने भी फॉर्मल लेटर लिखा है। देखो उसने ऊपर लिख दिया सेक्शन 5, आपको भी ऐसे लिखना है। उसके बाद उसने लिख दिया फॉर्मल लेटर। उसने पहले ही बता दिया कि भाई मैं फॉर्मल लेटर लिख ली हूँ। अब ये लड़की का पेपर है, इसलिए उसने क्या लिखा है, दिशा शास्त्री, जो नाम उसे दिया है, जेएम रोड, शिवाजी नगर, पुणे। फिर उसने डेट लिख दी 4 मार्च। और किससे लिख रही है वो लेटर, पहले ये सब उसने किसका लिखा, खुद का। ओके, उसका सेल्फ का लिखा, उसने खुद का लिखा। उसके बाद उसने किससे लेटर देना है उसका लिखा। ओके, टू द सेक्रेटरी लॉयंस क्लब पुणे, उसने किससे लिखना है वो लिख दिया, और कहाँ पे रहता है, पुणे में रहता है, वो लिख दिया। ओके, फिर सब्जेक्ट मेन रहता है, सब्जेक्ट को 1 मार्क रहता है, आधा मार्क रहता है। फिर सब्जेक्ट उसने लिख दिया, सब्जेक्ट क्या है, एनरोलमेंट ऑफ नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे लिखा है एनरोल योर नेम, यहाँ से यहाँ तक, तो उसने वही लिखा एनरोलमेंट ऑफ नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, ये उसने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद उसने स्टार्ट किससे किया, सर से किया। आप रिस्पेक्टेड सर से भी कर सकते हो, या सिर्फ सर से भी कर सकते हो, या रिस्पेक्टेड मैडम, या सिर्फ मैडम से भी कर सकते हो। ओके, आई द undersigned am a resident of the JM Road, Shivaji Nagar. I wish to enroll my name for the blood donation camp organized by the Lions Club. वो क्या बोल रही है कि मैं एक अंडरसाइंड हूँ, मतलब मेरा नाम इसमें साइंड है क्या, नहीं है। और मैं कहाँ की रेसिडेंट हूँ, मतलब मैं कहाँ पे रहती हूँ, जेएम रोड, शिवाजी नगर में मैं रहती हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लूँ, जो कि आप लोगों से ऑर्गेनाइज हुआ है, ये उसने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे कह दिया। और ये हो गया उसका फर्स्ट पैराग्राफ। आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। ये देखो उसने यहाँ पे लिख दिया सेकंड पैराग्राफ, दिस इज हर सेकंड एंड दिस इज हर थर्ड पैराग्राफ। तो 2 या 3 पैराग्राफ में आप खत्म कर सकते हो। ओके, सो सेकंड पैराग्राफ उसका है, एक एक लाइन छोड़ के आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। ब्लड डोनेशन इज अ नोबल वर्क एंड ट्रूली benevolent for our society. It can help and save others' lives. By donation of the several drops of our blood, we can bring smiles on many faces. That is why I would like to donate blood in the camp organized by Lions Club at FC Road from 10 AM to 6 PM tomorrow. अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो पूरे उसने पॉइंट्स कवर किए, तो मैं वही बोल रही हूँ। ये देखो, ब्लड डोनेशन इज अ नोबल वर्क, यहाँ पे बताया है।
ये नोबल वर्क का पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे तुम्हें नोबल वर्क का पॉइंट दिया है, तो नोबल वर्क उसने लिख दिया। ओके, उसने बोला कि सेव मेनी लाइव्स, तो यहाँ पे देखो सेव मेनी लाइव्स, ब्रिंग स्माइल ऑन मेनी फेसेस, सेव्स लाइफ, ये सब उसने बता दिया। तो उसने यहाँ पे क्या बताया, ब्लड डोनेशन है, ये बहुत नोबल काम है, ये सबकी लाइफ सेव कर सकती है, सबके मुंह पे स्माइल दे सकती है, और मुझे भी ऐसे काम में हिस्सा लेना है जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय लायंस क्लब, और टाइमिंग क्या है उसका 10 AM to 6 PM। उसने जो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर ली है। अब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको इंफॉर्मेशन देंगे, अगर आपको इन्फो दी है यानी कि इंफॉर्मेशन दी है तो आपको क्या करनी है, वो पूरी लिखनी है। ओके, राइट डाउन करनी है, पूरी आपने पॉइंट्स में राइट डाउन करनी है। पर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो खुद से इन्फॉर्मेशन बनानी है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो ब्लड डोनेशन को हमेशा 18 प्लस लगते हैं। ओके, तो उसने लिख दिया है माई एज इज 19 ईयर्स 3 months एंड माई वेट इज 56 kilograms। मतलब वेट और वजन, वजन और ईयर्स मतलब हमारा जो साल होता है, एज होती है, वो हमें बताना पड़ता है ब्लड डोनेट करते हो। अगर हम अंडर एज आते हैं या अंडर वेट आते हैं तो हमें ब्लड डोनेट नहीं करने देते हैं। तो उसने वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। उसने कहा कि मेरा एज जो है वो 19 ईयर्स 3 month है और जो वेट है वो 56 kilograms है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू एनरोल माई नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। तो फिर उसने क्या बोला लास्ट में कि मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरा नेम इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एनरोल कर लीजिए। देखो उसका दूसरे पेज पे खत्म हो रहा है, उसने पूरा 1.5 पेज का लिखा है लेटर। आप भी लिख सकते हो 1.5 पेज का, या एक पेज 2-4 लाइन का, या एक पेज का। कम से कम आपको एक पेज का तो लेटर लिखना ही है, क्योंकि वो 4 मार्क को आता है, 5 मार्क को आता है, तो आधा पेज का लिख के तो आपको होने नहीं वाला है। ओके, तो उसने बाद में लिखा थैंकिंग यू योर सिंसियरली दिशा शास्त्री। आप योर फेथफुली योर कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नहीं तो सिर्फ योर्स लिख के भी खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो उसने फॉर्मल लेटर में क्या किया, खुद के बारे में लिख दिया, फिर उसने डेट लिख दी, फिर सामने वाले के बारे में लिखा, सामने वाले का एड्रेस लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर 3 उसने क्या लिखे, 3 पैराग्राफ्स लिखे, और बाद में उसने थैंक यू बोल के योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली बोल के खुद का नाम लेके लेटर खत्म किया है। अगर आपने भी ये सारे पॉइंट्स कवर करे और आपके भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुए और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हुए तो आपको भी पूरे 4 out of 4 मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बी वाला, मतलब वो ए था, ये बी है। बी में हमें 2 मिलते हैं, एक आता है B1 डायलॉग राइटिंग और दूसरा आता है बी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोलती हूँ कि मतलब देखो जिसने डायलॉग राइटिंग चूज किया है वो भी कुछ बुरा नहीं है, वो भी इजी है, बट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें लगभग लिखने होते हैं 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ओके, और 10 में से 3 तो हम रट्टा मार के जा सकते हैं, और बाद में जो भी हो हम हमारे मन से शुरुआत कर सकते हैं, मन से तैयार कर सकते हैं। डायलॉग राइटिंग में क्या है ना, कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाता है और पूरा टॉपिक हमें खुद से लिखना होता है, और हमें 1.5-2 पेज का लिखना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी जाता है और हार्ड भी जाता है। तो आई जस्ट सजेस्ट, मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ, जिससे डायलॉग राइटिंग लिखनी वो लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कम इसमें ज्यादा स्कोर करना है तो आप प्लीज इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेना। इंटरव्यू क्वेश्चंस के 3-4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, हमेशा वही क्वेश्चन पूछना, बस उनका नाम अलग रहता है। ओके, सो इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो, अब दोनों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो डायलॉग राइटिंग का। डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन देखो क्या है, ड्राफ्ट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन अ साइंटिस्ट and Ritesh Ruta from about the importance of developing scientific attitude। मतलब एक साइंटिस्ट के साथ कौन बात कर रहा है, एक तो रितेश बात कर रहा है या रूता बात कर रही है, और साइंटिस्ट के साथ बात कर रही है, और क्या पॉइंट्स फॉलो करने हमें, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स, मतलब जो सोशल थिंकिंग है हमारे लोगों के पुराने जमाने के, उसके खिलाफ साइंटिफिक रीजंस जो है वो काम आते हैं। ओके, डेवलप रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, सबके एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पास बढ़ते हैं। फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब सब ह्यूमैनिटी पे फोकस करते हैं। एंड स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी, मतलब पैसा भी अच्छा खासा आता है। तो ये था सब डायलॉग राइटिंग का। आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी तो आप लिख सकते हो। और इंटरव्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, इमेजिन आप मॉनिटर हो, यू आर आस्क्ड टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ फेमस सिंगर, एक फेमस सिंगर आ रहा है, आपको उसका इंटरव्यू लेने। फ्रेम अ सेट ऑफ 8 क्वेश्चंस, वो 8 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, 6 बोलते हैं। यहाँ पे देखो 5 मार्क को है। ओके, 5 मार्क को है। अब 10 क्वेश्चन फ्रेम करके आ जाना, क्योंकि उन्होंने 8 बोले, उसमें से आपके 10 में से कोई 2 भी गलत हो गए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ओके, सो ये बात याद रखना कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो फ्रेम करने ही हैं। ओके, सो फॉलोइंग पॉइंट्स लेने हैं हमें, उसके उस सिंगर की अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में, उस सिंगर का इस फील्ड में पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्यों आया। ओके, उस सिंगर का गुरु या मेंटर कौन था, उस सिंगर को कौन कौन से अवार्ड मिले, और उस सिंगर के फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सब पॉइंट्स हमें कवर करने हैं और बाकी के खुद से ऐड करने हैं।
ओके सो देखो इसने भी, इस टॉपर ने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस ही लिखे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत इजी जाते हैं, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते, पहले तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं। ओके पहले तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस द लीजेंडरी सिंगर मिसेस कित्रा कृष्णा मूर्ति, वेलकम मैडम। मतलब उसने एक सिंगर का, इमेजिनरी सिंगर का नाम लिख दिया। आप अरिजीत सिंह भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके तो उसने क्या कर लिया, पहले ग्रीट कर लिया। उसने क्या किया कि गुड मॉर्निंग मैम, हम आज बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारी मुलाकात आप जैसे सिंगर से होती है, एक लेजेंडरी सिंगर से हो रही है, और आपके हमारे स्कूल में स्वागत है। ओके आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। ओके उसके बाद देखो उसने ये स्टार्ट कर दिया क्वेश्चंस लिखने। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप उन्हें पहला क्वेश्चन तो पूछ सकते हो कि आपका इसमें, इस फील्ड में इंटरेस्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप उन्हें परमानेंट पूछ सकते हो, कोई भी फील्ड हो। ओके कोई भी फील्ड हो, क्या आपके मम्मी पापा ने आपको इस फील्ड में डेवलप होने के लिए हेल्प की, क्या वो आपको सपोर्ट करते थे इस फील्ड में हेल्प होने के लिए। ओके थर्ड क्वेश्चन, क्या लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, क्या लोगों ने आपको सपोर्ट किया। ओके फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट क्यों आया। ओके और फिफ्थ क्वेश्चन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। 5 क्वेश्चंस तो भाई आपके परमानेंट है, और बाकी के 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपको दे रहे हैं वो पॉइंट्स, उस पे से बना लेने। बस इतना इजी तो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चंस में याद रखना क्वेश्चन मार्क से एंड करना। ओके क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं भाई हम। तो देखो व्हेन डिड यू डेवलप द इंटरेस्ट इन सिंगिंग, मतलब किस एज में आपने डेवलप की इंटरेस्ट सिंगिंग में। ओके ये क्वेश्चन पहले उसने पूछा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिगिन योर प्रिपरेशन टू बिकम एन लीजेंड यू आर टुडे, मतलब उसने प्रिपरेशन कैसे शुरुआत की, उसने तैयारी कैसे की बचपन से, क्या उसने अलग अलग क्लासेस लगाए, क्या उसने अलग अलग चीजें की, वो कैसे रियाज करते थे, वो कितना कितना टाइम प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब चीजें आप उन्होंने पूछना है। अगर आपको बोले कि एक हरे क्रिकेटर का लो, तो आप उन्हें पूछेंगे कि आपका ये फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, आप कितने कितने टाइम प्रैक्टिस करते थे, आप कौन से एज से आप क्रिकेट खेलना शुरू किया, आप कौन से एज में आपका सिलेक्शन हुआ, आप ये सब बातें उन्हें पूछ सकते हो। ओके थर्ड क्वेश्चन आपका है, हाउ वॉज योर जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ फेमस एंड एन एक्सपोनेंशियल सिंगर, मतलब उसने क्या पूछा कि आप एक छोटे बच्चे थे, एक स्टूडेंट थे, तो तब से तो अब तक की जर्नी, मतलब स्टूडेंट से फेमस होने तक की जर्नी आपकी कैसे रही। ओके आप जर्नी के बारे में भी एक पक्का क्वेश्चन पूछ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछा, हाउ हैज बीन योर इंस्पिरेशन, हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन मेंटर ऑल योर जर्नी, मतलब आपका इंस्पिरेशन कौन था सिंगर बनने के लिए, या आपको किसने इंस्पायर किया, या आपको किसने कहा कि आप अच्छा गा रहे हो तो आप सिंगर बन सकते हो। मेंटर यानी कि जो आपको सपोर्ट करता है, एक टीचर, एक गुरु जो आपको अच्छी राह बताता है। ओके तो ये आप ये क्वेश्चन भी परमानेंटली पूछ सकते हो कि हु इज योर इंस्पिरेशन, हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन। ओके इतना एक क्वेश्चन आप उन्हें परमानेंटली पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए सामने। ओके फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट स्पेशल अचीवमेंट ऑफ योर्स, मतलब आपकी सबसे स्पेशल अचीवमेंट क्या है। ओके फिर उसके बाद उसने पूछा, विच वैल्यूज डू यू थिंक आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश वंस मिशन इन लाइफ, मतलब उसने क्या पूछा, अगर आपने एक ध्येय रखा है, एक एम रखा है, तो कौन से वैल्यूज आपके अंदर होने चाहिए, कौन से मॉरल वैल्यूज आपके अंदर होने चाहिए, कि जो जिस वैल्यूज के हेल्प से आप क्या करोगे, आपका एम जो है वो अचीव कर लोगे। ओके ये उसने सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला। सेवेंथ क्वेश्चन उसने ये पूछा, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ एज अ सिंगर, मतलब आप जब सिंगर बने तब से लेकर अब तक का आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या है। और इस क्वेश्चन की खासियत है कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस लिखने, आंसर तो आपको लिखना है नहीं, तो फटाफट क्वेश्चन कर दो। वैसे भी देखो हमें क्वेश्चन करता आता है, हमको पंचायत तो करती आती है, जेठालाल जैसे बोलता है पंचायती, तो वैसे हमें दया भाभी जैसे पंचायत तो करते आती है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन से लिखना ज्यादा इजी जाएगा। ओके सो एट्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन सपोर्टिंग यू इन योर लाइफ टू मेक यू अ लीजेंड, मतलब मैंने जो बोला था कि आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं इस फील्ड में, वैसा भी आप पूछ सकते हो, या आप ऐसे पूछ सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा इस फील्ड में किसने सपोर्ट किया एक लीजेंड बनने के टाइम पे। ओके अब देखो सबसे मेन बात यहाँ पे उसका एक पेज एंड हो रहा था। ओके उसने नेक्स्ट पेज पे शुरू किया, आपको भी ये 1.5 पेज का लिखना है, क्वेश्चन जरा बड़ा बड़ा लिखना, बीच में जरा गैप देना, यानी कि जरा बड़ा दिख जाएगा। ओके और जब आप नेक्स्ट पेज पे शुरुआत करते हो, बहुत बच्चे यहीं पे गलत हो जाते, वो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए तो आपने जितना भी लिखा है आपको उसका एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन नंबर याद रखना, और उसका सब क्वेश्चन क्या है वो भी लिखना। अगर ये दोनों चीजें आपने नहीं लिखी, क्या क्वेश्चन और उसका सब क्वेश्चन, ओके तो फिर कुछ भी फायदा नहीं, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो देखो इस टॉपर की सबसे खासियत बात यह है कि उसने क्वेश्चन भी लिखा, उसने बी भी लिखा और बी का B2 भी लिखा, मतलब क्वेश्चन का सब क्वेश्चन के भी सब क्वेश्चन। ओके सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
नाइन्थ क्वेश्चन देखो उसने क्या लिखा है, क्या पूछा है, व्हाट आर योर फ्यूचर एंडेवर्स, मतलब फ्यूचर प्लान्स भी लिख सकते हो अगर आपको इतना हार्ड नहीं आ रहा है वर्ड, या आपको उस टाइम पे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स कहाँ पे। और अगर और एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो। ओके, 10th क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये जो 10th क्वेश्चन होता है ना गाइज, ये एक परमानेंट क्वेश्चन है। ओके, ये परमानेंट क्वेश्चन है, बस ये पूछना है कि आपका मैसेज क्या है, जो बच्चे आपके जैसे सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका मैसेज क्या है, जो बच्चे आपके जैसा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आपको क्रिकेटर का है ओके, तो करियर में आप उन्हें कैसा गाइड करोगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपने परमानेंटली अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि आप सामने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, कैसा बताना चाहते हो कि वो कैसे इसमें सक्सेसफुल हो सके। ओके, और एंड करना है जैसे हमने स्टार्टिंग ग्रीटिंग से की थी, लाइक गुड मॉर्निंग वगैरह बोल के हमने स्टार्टिंग ग्रीट करके किया था, वैसे एंड हमें थैंक यू बोल के करना है। तो एंड देखो उसने कैसा किया, थैंक यू, योर एडवाइस एंड मैसेज वुड सर्टेनली हेल्प द सिटीजंस एंड द स्टूडेंट्स एंड वुड इंस्पायर ऑल ऑफ अस, मतलब उसने क्या बोला कि थैंक यू हमारे साथ आने के लिए, और आपकी जो एडवाइस है, आपका जो मैसेज है वो बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्पायर भी करेगा और हेल्प भी करेगा इस फील्ड में ग्रो होने के लिए। एंड लास्ट में उसने देखो वापस यहाँ पे बोल दिया थैंक यू वेरी मच, मतलब उसने थैंक यू बोला है, मैं बोल रही हूँ थैंक यू वेरी मच। यार गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हाँ, जल्दी से 500 तक पहुंच सकते हैं क्या हम, क्या आप मेरी भी उतनी मदद कर सकते हो, तो कर सकते हो तो कर दो यार, जल्दी से 500 तक पहुंच जाएंगे, अलग अलग पेपर्स में आपके लिए ला लूंगी, और कुछ सीक्रेट टिप्स भी है, ट्रिक्स भी है, अगर वो भी चाहिए तो बता दो, पर पहले 500 सब्सक्राइबर्स कर दो, फिर आपको मैं अलग अलग वीडियो ला लूंगी। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन का ए है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, आप बोलोगे हाँ दीदी ये तो हमें पता है। अब A1 आता है हमारे पास, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब जो आपको पैराग्राफ है वो आपको एक क्या बोलते हैं ना, डायग्राम या फ्लो चार्ट में बताना है। ओके, आपको एक फ्लो चार्ट में बताना है। और A2 होता है कि जो फ्लो चार्ट आपको दिया है वो आपको लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है, या उन्होंने जो बोला है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डाई चार्ट इनटू पैराग्राफ, और अदरवाइज आप उनसे पाई चार्ट में लिख सकते हो। ओके, पाई चार्ट में लिख सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब क्या है, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल मतलब वो लिखेंगे पैराग्राफ में, वो देंगे हमें पैराग्राफ, ये इतना पैराग्राफ दिया है, आप उसे क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट में लिख सकते हो। अदरवाइज उन्होंने दिया है एक फ्लो चार्ट, उन्होंने दिया है एक पूरा टेबल आपको, आप उसे क्या कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ में लिख सकते हो। ओके, तो देखो उन्होंने वर्बल टू नॉन वर्बल भी दिया है हमें, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, दोनों इजी होता है। आप किस चीज में कंफर्टेबल हो आप वो देखो और उसी की प्रैक्टिस करो। ओके, दोनों दोनों चूज करके रखो मत, ये देखो दो गाड़ियों पे पैर रखोगे ना तो गिर जाओगे, एक ही गाड़ी पे बैठो और सेफली जाओ। ओके, तो दोनों में से कोई एक ही चूज कर लो, तो आप चूज कर लो। और ये देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, आपको जो लगता है वो लिखना। और नॉन वर्बल टू वर्बल देखते हैं इसने क्या लिखा है, इसने वर्बल टू नॉन वर्बल लिखा है, यानी कि क्या यही इजी होता है। देखो इसने क्या किया है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा और उसपे से क्या करा, एक पाई चार्ट बना लिया। आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप टेबल बना सकते हो। ओके, एक टेबल में भी लिख सकते हो या फ्लो चार्ट बना सकते हो। उसने उसको पाई चार्ट लगा तो उसने पाई चार्ट बनाया। पाई चार्ट उसने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई डायग्राम बोला है, पाई डायग्राम बोला है। अगर यहाँ पे बोला कि फ्लो चार्ट बना तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, अगर उन्होंने बोला कि एक टेबल में लिखो तो आपको टेबल में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, वर्बल टू नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ पाई डायग्राम। उन्होंने बोला है पाई डायग्राम। ओके, तो आप देखो सबसे मेन हेडिंग तो क्या आएगी, एनुअल वाटर यूजेस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में चल रहा है। ओके, वाटर इज लाइफ, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड एन important resource. The annual uses of water differs in various sectors of Maharashtra. ये सारी बातें अच्छे से पढ़ लो। The major occupation of Maharashtra being agriculture, the maximum amount of water available water is used for irrigation, that is 86%. मतलब महाराष्ट्र में अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं। आप देखो सबसे पहली बात तो आपको पाई चार्ट निकालना है। पाई चार्ट कैसा होता है, गोल गोल होता है। ओके, पाई चार्ट में आपको क्या करना है, 86%, मतलब ये पाई चार्ट पूरा कितना होता है, 100% का होता है। अब 86% यानी कि आपको जो डी होता है आपका, उससे आपको 86% लेना है इसका, और 86% क्या लिखना है, एग्रीकल्चर लिखना है। ओके, 86% ऑफ एग्रीकल्चर। द डिस्टेंट फॉलोइंग प्लेसेस 7%, अब अच्छे से परसेंट याद रखना। ओके, 7% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डोमेस्टिक सेक्टर। फिर आप इसमें से बता सकते हो कि 7% कहाँ पे गए, डोमेस्टिक सेक्टर में गए। वॉशिंग एंड कुकिंग, ओके, अब बस डोमेस्टिक सेक्टर लिख सकते हो। देयर इज क्लोज कॉम्पिटिशन टू अदर सेक्टर्स विच इज नॉट फार अवे। 6% यूजेस ऑफ वाटर, मतलब 6% जो है, बाकी के 6% जो है वो बाकी के यूजेस में
जा रहे हैं। वन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी नेग्लिजिबल विच इज 1%, और 1% जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो बाकी सेक्टर्स से जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जा रहा है। ओके, 1% इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। वी नो एनर्जी सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इन दिस सेक्टर द यूज ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट नील। एनर्जी सेक्टर में कुछ भी नहीं है, तो आप एनर्जी सेक्टर नहीं भी लिखा तो चलेगा। इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दिस इट्स प्लेस इन द चार्ट, वी कैन रियलाइज दैट इट होल्ड 0% यूजेस एंड येट इज ओपन इट्स अकाउंट। मतलब कि ज्यादा कहाँ पे जा रहा है, आपको बस सेक्टर याद रखना है। 86% आपका जा रहा है एग्रीकल्चर में, 7% आपका जा रहा है, ये परसेंट याद रखना, डोमेस्टिक सेक्टर में 6% आपका जा रहा है अदर सेक्टर्स में, बस अदर सेक्टर्स लिखना, एंड 1% जा रहा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसी का हमें पाई डायग्राम बनाना है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे पाई डायग्राम बनाया। पहले तो उन्होंने लिख दिया वर्बल टू नॉन वर्बल, क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन का ए का A1, वर्बल टू नॉन वर्बल, हेडिंग दे दी। फिर जो मैंने बोला था कि हम हेडिंग देके वो जो उन्होंने लिख दिया एनुअल वाटर यूजेस इन महाराष्ट्र। फिर उन्होंने पाई डायग्राम बना दिया। हाँ, पाई डायग्राम जैसे मैंने आपको बोला है वैसे बना सकते हो, या अदरवाइज दूसरा भी बना सकते हो। ओके, तो देखो पाई डायग्राम गोल होता है, तो उन्होंने गोल बना दिया। फिर उन्होंने बता दिया ये 86% जो है वो इरिगेशन को जा रहा है, उन्होंने भी डी का यूज किया। ओके, 86% जो इरिगेशन को जा रहा है। फिर उन्होंने बाद में 7 डिग्रीज ली डी से, डी पता है ना आपको, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें से 7% लिया। 7% किसे बताया, 7 डिग्री किसे बताया, डोमेस्टिक को बताया, बाकी के 6 डिग्री किसे बताया, अदर्स को बताया, अदर्स सेक्टर को बताया, और जो रह गया था उसे किसे बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताया। तो इतना अच्छे से निकाल के भी उन्हें एक आधा मार्क कम मिला है, 4.5 मिला है। तो आप याद रखना कि आपको कितने परफेक्टली करना होगा। तो दिस इज योर वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, अच्छे से बता दूं, वापस एक बार बता दूं। वर्बल टू नॉन वर्बल होता है कि जो पैराग्राफ दिया है उसको हमें एक तो फ्लोचार्ट, एक तो पाई डायग्राम या तो टेबल फॉर्मेट में लिखना होता है। और नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है कि जो हमें फ्लोचार्ट दिया है, डायग्राम दिया है, पाई चार्ट दिया है, उसे हमें क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना होता है। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है बी, स्पीच राइटिंग व्यू काउंटर व्यू। एक तो व्यू काउंटर व्यू कर लो, अदरवाइज स्पीच राइटिंग कर लो। ओके, दोनों में से एक। तो आप देखो आपको जो इजी जाता है, बट आई गेस आपने स्पीच कर देना चाहिए, क्योंकि स्पीच में हम फटाफट फटाफट एक ही चीज पे लिख सकते हैं। व्यू काउंटर व्यू में क्या हो जाता है कि आपका व्यू अलग, काउंटर व्यू अलग। ओके, सो उससे अच्छा कि स्पीच राइटिंग कर लो फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे देख लो B1 B2, आप दोनों क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर सकते हो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके। ओके, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लो। इस टॉपर ने स्पीच राइटिंग लिखा है, तो मैं स्पीच पढ़ ली। प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल education competition. The subject given to you is how to live a happy and a joyful life. ये आपको subject दिया है। Use the following points. Live in a stress-free atmosphere. Live in a stress-free atmosphere. Daily meditation and exercise. Be in a company of cheerful people. Take inspiration from great people. ये सारे points आपको दिए, और ये सारे points include करके आपको क्या लिखनी है, स्पीच लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी। यहाँ पे ऊपर उन्होंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 6, बी का B1, और उन्होंने हेडिंग दे दी स्पीच। ओके, तो स्पीच की हेडिंग हमेशा हम ग्रीटिंग से करते हैं। तो देखो फटाफट पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। डिग्निटरीज आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह। ओके, डिग्निटरीज, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। उसने क्या किया, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक व्यू कि हम हाउ हैप्पी और जॉयफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। ओके, देयर आर मेनी एस्पेक्ट नेसेसरी टू लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू डू गुड टू अस इज हेल्पफुलनेस एंड बिलोवनेस। मतलब क्या, अगर हमें खुश रहना है तो सबसे पहली चीज तो है हेल्पफुलनेस। अगर हमने किसी और को हेल्प की और किसी और से प्यार किया तो हमें ज्यादा खुशी होती है। मतलब देखो यार कि रास्ते पे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, उसे हमने रास्ता क्रॉस करके दे दिया, तो उसके मुंह पे जो स्माइल आती है, वो प्यार से जो हमारे सर पे हाथ रखता है, वो देख के ही हमारे मन को बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो जॉयफुल लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, वो एंजॉय कर सकते हैं। ओके, वी आवरसेल्फ एक्सपीरियंस ब्लीज बाय स्प्रेडिंग स्माइल्स। मतलब अगर हमने स्माइल स्प्रेड की, अगर हमने लोगों को हेल्प की, तो हमारे खुद के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पे देख के। ओके, वन कैन एक्सपीरियंस जॉय बाय हेल्पिंग द नीडी एंड लेस फॉर्चुनेट वंस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो नीडी पीपल है, या जो थोड़े से हम क्या बोलते हैं, अनाथ बच्चे हैं या हैंडीकैप बच्चे हैं, अगर हमने उन्हें जो थोड़े से लेस फॉर्चुनेट है, अगर ओके, अगर उन्हें हमने हेल्प की, तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा जॉय हो जाता है, हमें खुशी होती है। वन शुड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट इज वेरी गुड। मतलब क्या कि हमें जो हैबिट होती है ओवर थिंकिंग की वगैरह वगैरह, स्ट्रेस लेने की, वो सब हमें क्या करनी चाहिए, खुद से दूर रखनी चाहिए। ज्यादा
स्ट्रेस हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग अ जॉयफुल लाइफ। मतलब अगर हम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहते, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते, ऐसे फैमिली में रहते, ऐसे फ्रेंड्स में रहते जिनके बीच में स्ट्रेस नहीं है, तो हम इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे। आफ्टर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ गुड हेल्थ। अगर हमने स्ट्रेस लिया तो गुड हेल्थ हमारी होगी क्या? नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुड हेल्थ। इट इज सेड दैट अ हैप्पी सोल रिसाइड्स इन अ हैप्पी बॉडी। वी शुड मेंटेन आवर हेल्थ बाय डेली मेडिटेशन। हम हमारी, देखो उसने एक एक पॉइंट अच्छे से कवर किया है। ओके, हमें मेडिटेशन का पॉइंट दिया तो वो भी उसने अच्छे से कवर किया, बराबर थोड़ा थोड़ा उसने आगे लिया। ओके, पहले उसने बोला कि स्ट्रेस कम करो, फिर उसने बोला कि अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आप मेडिटेशन करो। देखो उसने कैसे घुमाया है फटाफट, वैसा आपको आना चाहिए, आपने वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, वी शुड मेंटेन आवर हेल्थ बाय डेली मेडिटेशन। आप बोलोगे दीदी कहाँ पे चल रहा है? अरे ये यहाँ पे चल रहा है, डेली मेडिटेशन, हेल्प हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके, उसने सारे पॉइंट्स कवर किए। also the company matters the most, कंपनी मैटर्स द मोस्ट मतलब उसने अगला पॉइंट कवर किया, दोस्त फैमिली वगैरह। ओके, द कंपनी ऑफ गुड एंड वाइज पीपल गिव्स अस प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस। मतलब अच्छे लोग अगर हमारे साथ रहे तो हमें बहुत सारी हैप्पीनेस आती है। इंस्पिरेशन also plays a vital role in maintaining joyful state। मतलब उन्होंने बोला था ना कि अच्छे लोगों का इंस्पिरेशन लो, वो वाला पॉइंट भी उसने क्या किया, यहाँ पे कवर कर दिया। ओके, 3 पैराग्राफ में उसने स्पीच खत्म किए। तो थर्ड पैराग्राफ देखो, फाइनली डेडिकेशन, हेल्पफुलनेस, बिनोवनेस, फेथ इन द अलमाइटी। मतलब भगवान में, या जो भी आपका बिलव्ड भगवान होगा उनमें अगर आपका फेथ हुआ, गुड कंपनी हेल्पफुल इन लिविंग, हेल्प्स इन लिविंग अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। फिर उसने पॉइंट्स बता दिए कि किस किस पॉइंट से आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। उसने पॉइंट्स बता दिए। क्या पॉइंट्स बताती है? डेडिकेशन मतलब दूसरों के खिलाफ डेडिकेशन, हेल्पफुलनेस दूसरों को हेल्पफुलनेस, प्यार करना सबसे, फेथ करना भगवान में, और गुड कंपनी और एक अच्छा इंस्पिरेशन। ये सब क्या करता है, हम हैप्पी और जॉयफुल लाइफ रहने में हेल्प करता है। ओके, द फॉस्टरिंग ऑफ जॉयफुल लाइफ, द फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, मतलब अगर हम सच्चे रहे। ओके, राइटफुलनेस मतलब अगर हम सही रहे, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस will lead to improvement in our nature and will make our mother earth more beautiful and a better place to live। उसने क्या किया, अगर हम सब सच बोले, अगर हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, ओके, अगर हम सब नॉन वायलेंस रहे, नॉन वायलेंस मतलब झगड़े वगैरह कुछ भी नहीं, ओके, एक दूसरे के भाई भाई बन के रहे, तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत खुश होगी और एक बहुत ही अच्छी जगह होगी इस दुनिया में रहने के लिए। और लास्ट में उसने स्पीच कैसे खत्म की? थैंक यू एवरीवन। ओके, आप थैंक यू एवरीवन लिखते हो, थैंक यू सो मच लिख सकते हो, या सिर्फ थैंक यू भी लिख सकते हो। तो ऐसे उसने की उसके स्पीच खत्म, और हम आ गए हमारे लास्ट सेक्शन पे। लास्ट सेक्शन क्या है हमारा? क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग पे मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी जो एक्सपांडेड थीम होता है उसकी कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताना। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि मैं वैसा बताऊं तो मुझे और कमेंट कर देना। अगर मुझे 1 2 4 5 कमेंट आ गए तो फिर मुझे कैसा हो जाता है कि वीडियो बनाने में हेल्प हो जाती है कि नहीं यार बहुत बच्चों को चाहिए, तो फिर मैं वीडियो बना देती हूँ। ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में तो आपको मालूम ही है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप उतना सपोर्ट भी कर दो, उतना चैनल को शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, प्यार भी दो चैनल को, हर वीडियो को उतना प्यार भी दो, तो मैं कैसे अलग अलग वीडियोस आपके लिए बहुत बार ला सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 7th का ए है हमारे पास, एक्सपांड द थीम। एक्सपांड द थीम क्या है? नेचर द बेस्ट टीचर। मतलब नेचर हमें क्या सिखाता है, तो हम ट्रीज से ले सकते हो। नेचर में कौन कौन आता है? सबसे पहले तो मैं एक्सपांड द थीम का आपको बता दूं। अब जैसे यहाँ पे हमें दिया है नेचर द बेस्ट टीचर, तो उसमें हमें देखना है कि नेचर में आता कौन कौन। नेचर में कौन आता है? प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, नदी आती है, रिवर्स आती है। ओके, बहुत अलग अलग चीजें आती है। तो प्लांट से हम क्या सीखने को मिलता है, प्लांट्स कैसे हेल्प करती है वो हम लिख सकते हैं। अलग अलग एनिमल से हमें क्या सीखने को मिलता है वो हम लिख सकते हैं। ओके, तो पहले तो एक्सपांड द थीम, मतलब जो आपको दिया है उसका मीनिंग समझ लो, दिमाग में थोड़ा सा तैयार कर लो स्टोरी, और फिर ही लिखने को शुरुआत करो। ये मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको और डीप में चाहिए तो आपसे हमें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगा, कमेंट में बता देना। ओके, और A2 है न्यूज रिपोर्ट। आप न्यूज रिपोर्ट लिख रहे हो तो दोनों भी लिखना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, आपको जो लिखना है आप वो लिखो। बस इतना है कि न्यूज रिपोर्ट अगर आप लिखोगे तो ऊपर आपको डेट लिखनी होगी कि किस डेट की न्यूज है। ओके, और सबसे मेन बात, पूरी जो न्यूज होगी वो पूरा पास्ट टेंस में होगा। अब देखो हमारे घर पे आज न्यूज़पेपर आता है, आज की न्यूज़पेपर में कल की बातें होती है। ओके, सो हम आज जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ओके, आज जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो सारी किस में होने चाहिए? पास्ट टेंस में होने चाहिए। वो सारी किस में होने चाहिए? पास्ट टेंस में होने चाहिए। न्यूज रिपोर्ट में ये बात याद रखना।
ओके अब इसने देखो इसमें एक्सपांशन ऑफ आइडिया क्या है, इसने क्या किया है, एक्सपांड द थीम क्या है, इसने क्या किया है, एक्सपांड द थीम क्या है, नेचर द बेस्ट टीचर, क्योंकि नेचर के बारे में लिखना बहुत इजी होता है। ओके नेचर द बेस्ट टीचर, देखो उसने शुरुआत कर दी, पहले उसने लिख दिया एक्सपांशन ऑफ आइडिया, आप एक्सपांड द आइडिया भी लिख सकते हो, फिर उसने हेडिंग दे दी जो उन्होंने दी थी नेचर द बेस्ट टीचर की। उसके बाद टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, अब ये जो लाइन है ना भाई, ये जो लाइन है, अब आप बोलोगे दीदी इतनी हार्ड लाइन, हाँ ये जो लाइन है ना भाई, ये वो रट्टा मार के आई थी, ये जो भी टॉपर था वो रट्टा मार के आया था ये लाइन, उसने कहीं तो पढ़ी थी वो लाइन और उसने वो लाइन बता दी। आप भी ऐसे कुछ खुद के मन से थोड़ी सी लाइन बता सकते हो, या आप बता सकते हो कि किसी ग्रेट लीडर ने कुछ अच्छी बातें की थी नेचर के बारे में या किसी टीचर के बारे में, तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an arm are, मतलब उसने क्या बोला, अगर आपको देखना है इस दुनिया को खुशी में, एक खुशी में देखना है या स्वर्ग जैसा इस दुनिया को बनाना है, जो प्यार है वो आपके, जो प्यार है वो इन्फिनिटी तक होना चाहिए और आपके हाथों में होना चाहिए, और एटर्निटी यानी कि दूसरों की हेल्प जो करना है वो इन एन आर मतलब तुरंत होना चाहिए। ओके टीचर, फिर उसने बात की टीचर की, टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एलिविक एंड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, मतलब उसने टीचर के बारे में टीचर की महत्वता बता दी कि टीचर क्या होता है, टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस दुनिया में, बच्चों के लाइफ में, जो क्या करता है बच्चों की लाइफ जो है वो शेप करता है और इस नेशन का फ्यूचर भी शेप करता है। ओके जैसा टीचर होगा वैसा स्टूडेंट होगा और जैसे बच्चे होंगे वैसा ही हमारा नेशन होगा, इसलिए टीचर का रोल जो है इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया गया है। ओके टीचर्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडियन कल्चर, मतलब टीचर्स को तो हमारे इंडियन कल्चर में भगवान मानते हैं कि नहीं, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, हमारी मम्मी लोग पापा लोग सब हमें बोलते हैं, हमारे फर्स्ट टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनके पैर पढ़ते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ हम एट द टाइम्स उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, पर हमारे जो दिल में उनके लिए बहुत प्यार होता है और हमारे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ही वैसा है, यही उसने यहाँ पे बता दिया। ओके नेचर इज वन सच टीचर हु इज ट्रूली द टीचर ऑफ द टीचर्स, मतलब क्या बताया उसने कि नेचर भी क्या है, एक सबसे बड़ा टीचर है, नेचर तो टीचर्स का भी टीचर्स है, मतलब टीचर्स भी किससे सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, ऐसा उसने बता दिया। नेचर instills in us a feeling of calmness and tranquility, मतलब उसने क्या बोला कि जब भी हम नेचर में जाते हैं तो नेचर हमें एक फील देता है, कामनेस देता है, पीस देता है। अगर आप देखो आपका एक दिन बुरा जा रहा है पर आप एक ग्राउंड में जाके बैठ जाओ, गार्डन में जाके बैठ जाओ जहाँ पे बहुत सारा हरे हरे झाड़ है, अच्छे से फ्लावर्स है, तो आपको अंदर से एक पीस मिलता है, एक कामनेस मिलता है, वही उसने यहाँ पे बता दिया। ओके नेचर गाइड्स टीचर्स एंड काम्स सूदेस एंड मोटिवेट्स द एंटायर अर्थ, नेचर क्या करता है, सबको शांत करता है, सबको मोटिवेट करता है कि हम बार बार आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो जैसे कि समर आता है, समर में पूरे पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, ओके पर नेचर क्या बोलता है कि आप क्या रखो, पेशेंस रखो। यहाँ से हम क्या सीखते हैं, नेचर का पेशेंस सीखते हैं। अगर आपके पास से सब चले भी गया तो आपने क्या रखना है, पेशेंस रखना है। और फिर वापस जो हमारा बारिश का मौसम आता है, ओके हमारा जो रेनी सीजन आता है उसमें वापस क्या आता है, पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या बताता है कि अगर हमने पेशेंस रखी तो हमारी क्या हो जाएंगी, जीत हो जाएंगी। तो ये भी हम नेचर से सीख सकते हो। तो यही यहाँ पे बताया कि नेचर क्या करता है, गाइड करता है, टीच करता है और मोटिवेट करता है एंटायर अर्थ को। उसके बाद क्या बताया उसने, प्लांट्स का हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था जैसे कि हम नदी ले सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे उसने सन का ले लिया, सनराइज का ले लिया। ओके फिर मैंने बोला था कि हम बर्ड्स एनिमल्स का ले सकते हैं, उसने भी यहाँ पे वैसे ही इस पैराग्राफ में ले लिया। तो देखो यहाँ पे उसने क्या बताया, द सनराइज रस्टल ऑफ लीव्स, स्माइलिंग फ्लावर्स, फ्लोरिंग रिवर्स, chirping birds, happy and moving animals, countless glittering stars in the sky, sunset, the beautiful moon, green cover of forest, all teach us various values, the flow of water। अब देखो सबसे पहले तो क्या क्या आता है नेचर में, उसने लिख दिया कि सनराइज आता है नेचर में, लीव्स आते हैं नेचर में, स्माइलिंग फ्लावर्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, हैप्पी एंड मूविंग एनिमल्स आते हैं, ओके काउंटलेस ग्लिटरिंग स्टार्स जो हम देखते हैं, ओके मून हम देखते हैं, सनसेट जो हम देखते हैं, ये सब किस में आता है, हमारे नेचर में आता है। ये सारा बता दिया उसने नेचर में कौन कौन आता है। फिर उसने हमें उसका मीनिंग बताया कि वो कैसे कैसे हमें टीच करते हैं। तो देखो उसने बताया, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर टीचर्स अस टू मूव फॉरवर्ड कम्स व्हाट मे,
मतलब उसने क्या बोला, सबसे पहले तो उसने किसके एग्जाम्पल ली, नदी के एग्जाम्पल ली। उसने क्या बोला कि नदी जो है वो अपने फ्लो से बहती रहती है, उसके रास्ते में कोई भी आ जाए पर नदी रुकती है क्या, नहीं, वो अपने रास्ते से फ्लो फ्लो होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो हमें भी वैसा सीखना चाहिए। उसके बाद उसने किसका एग्जाम्पल लिया, माउंटेन का। अ माउंटेन टीचर्स अस टू बी स्टेडी एंड काम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। उसने क्या बोला कि माउंटेन हमें क्या सिखाता है कि कुछ भी हो जाए हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहना चाहिए। अगर हम सही है तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहना चाहिए। ओके, कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए। एंड टीचर्स अस द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिटी। मतलब क्या, यूनिटी। सब माउंटेन्स एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, तो यूनिटी बताते हैं और डिसिप्लिन बताते हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं माउंटेन से, ये सारी बातें सीख सकते हैं, ये बताया। फिर उसने बताया बर्ड्स पे आई वो। बी, बी मतलब हनी बी जो होता है, बी टीचर्स अस, a bee teaches us to be happy and gives us lesson upon कम्युनिटी लिविंग। मतलब क्या, जो हमारे बिजी बी होती है वो कितना काम करती है बेचारी, पर तभी भी वो खुश होती है, और वो सब कैसे होते हैं, यूनिटी में होते हैं, वो उसने बताया। फिर उसने बताया स्पाइडर, स्पाइडर वेव्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, अ हिबिस्कस फ्लावर टीचर्स अस टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ। तो उसने ऐसे एक एक का एग्जाम्पल लिया और सबके बारे में हमें एक्सप्लेन किया। ओके, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, ट्रूली नेचर टीचर्स अस इन्यूमरेबल थिंग्स, सो वी शुड प्रोटेक्ट इट, नरिश इट एंड सेव इट एंड ट्रेजर इट फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। फिर उसने क्या बोला कि नेचर जो है वो हमें बहुत सारी चीजें तो देती है, पर बहुत सारी चीजें सिखाती भी है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नेचर को सेव करना चाहिए, नेचर को नरिश करना चाहिए, खुद के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। If we cherish love for nature, we will never perish and will have a pleasant earth and endless resources। उसने क्या बोला, अगर हम नेचर को प्यार करेंगे, नेचर को प्रिजर्व करेंगे, तो हमें कभी भी किसी के आगे झुकने की जरूरत है क्या, नहीं है। और हमारी अर्थ जो होंगी वो हमेशा खुश रहेंगी, हमेशा अच्छी रहेंगी, और रिसोर्सेज कभी भी हमारे अर्थ में से खत्म नहीं होंगे। और लास्ट पैराग्राफ उसने लिया, द वुड्स आर लवली। वुड्स मतलब जो हमारे पेड़ के स्टेम्स होते हैं वो वाला। ओके, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वी मस्ट ट्राइव टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ नेचर। सबके नेचर की जो ब्यूटी है वो हमें क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। बट आई प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। फिर उसने क्या बोला कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सब निभाऊंगी हमेशा के लिए। ओके, और वैसे ही प्रॉमिस आप लोग भी कर दो। तो देखो इतने अच्छे तरीके से उसने पूरा उसने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्या है नेचर के बारे में, उसने कितना 1.5-2 पेज का लिखा है, उसने 2 पेज का लिखा है, आप 1.5 पेज का लिखो, 1.5 पेज का लिखो, या पर मैं बोलती हूँ आपको कि 1.5 पेज तक तो लिख ही दो यार, मतलब आपको 5 मार्क मिल रहा है, उसके लिए आपको 1.5 पेज तो लिखना ही होगा, 1.5 से 2 पेज तक। तो अगर आपको ज्यादा आ रहा है लिखना तो आप 2 पेज लिख दो। ओके, पर अगर ज्यादा नहीं आ रहा है, टाइम कम है, ओके, टाइम टाइम की कभी कभी कमी हो जाती है राइटिंग स्किल्स में, तो आप 1.5 पेज में भी खत्म कर सकते हो। तो देखो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा खत्म किया है। और उसके बाद आया हमारा डेवलपिंग स्टोरी नरेटिंग एक्सपीरियंस। एक तो डेवलप कर सकते हो एक स्टोरी, अदरवाइज एक एक्सपीरियंस नरेट कर सकते हो। तो इसने देखो यहाँ पे क्या किया है, इसने डेवलपिंग अ स्टोरी, हमेशा ना स्टोरी बनाने में इजी जाता है। देखो हम मन के मन में बहुत सारी मन घड़त कहानियां बना देते हैं कि कोई सामने आया तो हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसे घूमने जाएंगे। ओके, तो हम बहुत सारी मन घड़त कहानियां बना देते हैं, तो स्टोरी बनाना इजी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो उसने स्टोरी देखी है क्या बनाई है, डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स यानी कि 1 से आधा पेज, 1 पेज का आप बना ही देना। ओके, कम ज्यादा ज्यादा कम भी मत बनाना, ऐसे गिनना मत, 1 वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड गिनना मत, 1 पेज की बना देना। ओके, गिव अ सुटेबल टाइटल। सबसे पहले तो हम स्टोरी को क्या देना चाहिए, हमने सुटेबल टाइटल देना चाहिए। And that's how he got inspired to avoid the use of plastic. आई एम सॉरी, जरा सा आवाज बैठ गया था। ओके, तो पहले तो हमें पूरी स्टोरी लिखनी है और उसका एंड कैसा होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ ही गॉट इंस्पायर्ड टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। मतलब यूज कैसा, प्लास्टिक का यूज कैसा अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज के लिए हमें स्टोरी लिखनी है। ओके, तो देखो डेवलपिंग अ स्टोरी उसने लिख दिया, उसने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन 7B1, अवॉइड प्लास्टिक मेक अ रिजोल्यूशन। मतलब उसने हेडिंग दे दी अवॉइड प्लास्टिक मेक अ रिजोल्यूशन, आप खुद के मन से दे सकते हो। फिर उसने देखो कैसी बातें शुरू की यहाँ पे, टुडे was a very busy day for everyone in Romel's house। मतलब रोमेल्स के हाउस में बहुत बिजी डे था। His father had gone to the office, उसके पापा ऑफिस गए थे। His mother was about to leave for her parents home, मतलब उसकी मम्मी उसके ननिहाल में जा रही थी। Romel was completing his homework with when his friend Rohan came
called him and said come on Romil let's play। मतलब उसके बाद वो होमवर्क कर रहा था पर उसके फ्रेंड रोहन ने उसे बुलाया और कहा कि चलो रोमिल हम खेल खेलते हैं। ओके, रोमिल completed his homework and decided to go to the park to play out but his mother stopped him and said give a chapati to शेरू before। फिर रोमिल ने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया और खेलने के लिए जा रहा था पर उसकी मम्मी ने क्या किया, उसे स्टॉप कर दिया और कह दिया कि पहले जो खाना है वो शेरू को दे दो, एक चपाती जो है वो शेरू को दे दो बिफोर गोइंग टू द। उसके बाद आई एम गोइंग नाउ रोमिल agreed and quickly took a chapati put in the bag of plastic and placed it before his dog शेरू। फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया घाई घाई में कि कहा कि हाँ ठीक है, और उसने क्या किया, एक चपाती ली और प्लास्टिक के बैग में पूरी रैप करके उसके डॉग के सामने रख दी। शेरू वॉज लविंग डॉग, शेरू बहुत ही प्यारा कुत्ता था। रोमिल हैड फाउंड हिम नियर द पार्क 1 year ago, मतलब रोमिल को वो 1 साल पहले मिला था एक पार्क में। ओके, शिवरिंग इन द कोल्ड, मतलब वो ठंडी से कांप रहा था। फ्रॉम दैट मोमेंट दे हैड बिकम फ्रेंड्स, उसी मोमेंट से क्या हो गया, वो दोनों दोस्त बन गए। ओके, रोमिल रोमिल शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद शेरू, मतलब रोमिल का एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड था, रोमिल बहुत प्यार करता था। रोमिल क्विकली लॉक्ड द डोर एंड वेंट टू प्ले, मतलब उसकी मम्मी भी चली गई और रोमिल भी चले गया, और वो जो चपाती थी उसने प्लास्टिक के थैले में उसको कुत्ते को दे दी। ओके, इवनिंग डाउन, मतलब इवनिंग हो गई, मतलब शाम हो गई। रोमिल रिटर्न होम एंड वॉज शॉक टू सी शेरू हु वॉज लॉइंग अनकॉन्शियस, मतलब रोमिल जब घर पे आया तो उसने देखा कि जो उसका कुत्ता था वो फ्लोर पे अनकॉन्शियस था, यानी कि बेहोश पड़ा हुआ था। ही नोटिस दैट द चपाती अलोंग द प्लास्टिक बैग वॉज मिसिंग, मतलब प्लास्टिक बैग में उसने चपाती दी थी, चपाती तो कुत्ते ने खा ली थी। ओके, चपाती तो खा ली थी शेरू ने, पर जो प्लास्टिक बैग थी वो भी शेरू ने क्या हुआ था, खा लिया था, वो भी मिसिंग थी। ही बिकेम वेरी नर्वस, वो क्या हो गया, बहुत ही नर्वस हो गया। एट दैट मोमेंट नोवेल्स मदर टू केम एंड बी सीइंग शेरू टुक टू द डॉग क्लिनिक, मतलब उसके उसी टाइम पे उसकी मम्मी भी आ गई। उसके मम्मी ने शेरू को देखा और उसकी मम्मी उसको कहाँ पे लेके चली गई, डॉग क्लिनिक, मतलब जहाँ पे डॉग्स का इलाज होता है, डॉग क्लिनिक में लेके चली। द डॉक्टर्स एग्जामिन शेरू एंड टोल्ड दैट ही हैड ईटन प्लास्टिक along with the chapati which proved that the fatal for his life। मतलब फिर उसके डॉक्टर्स ने क्या बोला कि उस जो कुत्ता है, जो शेरू है, उसने चपाती के साथ जो है प्लास्टिक भी खा लिया है और वो अब उसके लाइफ के लिए बहुत ही धोखे का है। ओके, विद चपाती विद फ्रूट शेरू कुड नॉट। हाँ, आप बोलोगे दीदी आप इधर क्या कर रहे थे, तो अरे मैं ना वो ढूंढ रही थी कि क्या पे चल रहा है। ओके, शेरू कुड नॉट सर्वाइव, रोमिल अपोलोजाइज्ड टू हिज मदर बट ही कुडंट फॉरगिव हिमसेल्फ, मतलब डॉक्टर ने क्या बोला कि अब शेरू जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, क्योंकि प्लास्टिक उसके अंदर चले गया है। अब रोमिल को बहुत बुरा लगा, वो बहुत डर भी गया था, तो रोमिल ने क्या किया, अपनी मम्मी से तो माफी मांग ली, पर वो खुद को माफ कर सका क्या, नहीं कर सका। ओके, ही मेड अ फर्म रिसॉल्व एंड डिसाइडेड to ban the use of plastic and that's how he got inspired to avoid the use of plastic। फिर उसने एक डिसीजन बनाया कि अब से ना वो प्लास्टिक यूज करेगा, ना किसी सामने वाले को यूज करने देगा, और इसी चीज से वो इंस्पायर्ड हुआ और उसने ये तय किया कि वो प्लास्टिक का जो यूज है उसे अवॉइड करेगा, बैन कर देगा। ओके, तो ऐसे उसने पूरी स्टोरी डेवलप की। देखो आप भी ऐसी 2 पेज की स्टोरी डेवलप कर सकते हो, 1 पेज की स्टोरी डेवलप कर सकते हो। आप बोलोगे अरे दीदी स्टोरी डेवलप करने में तो हम माहिर है, मन के मन में तो इतनी स्टोरीज डेवलप करते हैं ना दीदी कि आपको क्या बताए। तो देखो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का जो है वो राइटिंग स्किल्स खत्म हो गया है। अब मैं पूरा लिख देती हूँ। राइटिंग स्किल्स जो है पूरा खत्म हो गया है। आपको कोई प्रॉब्लम होगा पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, ये ग्रुप वो ग्रुप, फ्रेंड्स फॉरएवर, अमकाना ढिमकाना, इन सब में अपना वीडियो शेयर कर दो, अपना चैनल शेयर कर दो, बहुत सारा प्यार दो चैनल को। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।